स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मैं हूं तनसीर जैदी। मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड के केसेस में जहांगीर तरीन और अली तरीन को रिलीफ मिल गया। सेशन कोर्ट से 10 अप्रैल और बैंकिंग कोर्ट से 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत मिल गई। जहांगीर खान तरीन की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं तीनों मुकदमे बेबुनियाद है। फोरेंसिक ऑडिट में जिनके नाम आए क्या उन्हें भूल गए? 80 मिलों में कोई मसला नहीं, सिर्फ मेरी मिल्स का केस क्यों उछाला जा रहा है? लगता है मंसूबे के तहत चीजें लीक की जाती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड के केसेस में जहांगीर तरीन और अली तरीन लाहौर की 2 अदालतों में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने कॉर्पोरेट फ्रॉड केस में 10 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर ली। बैंकिंग कोर्ट ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की 7 अप्रैल तक अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि ये FIA का नहीं, FBR और SECP का काम है। FIA का काम नहीं है, अगर वो करे तो SECP करे, FBR करे और लोग करें। इसको इन्होंने जानबूझ के FIA को इसलिए दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक लफ्ज़ डाल दें और इसको क्रिमिनल केस बना दें। हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पेश हो गए हैं, हम पूरी तरह मुकाबला करेंगे, अपना मौक़िफ़ कोर्ट में पेश करेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुरखरू करें। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन और बैंकिंग कोर्ट के जज अमीर मोहम्मद खान ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को FIA के सामने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए FIA से रिकॉर्ड तलब कर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करेंगे मौसम की। कराची में सूरज का पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा है। आइंदा 24 घंटों में भी मौसम गर्म रहने की पेशगोई है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज कराची समीन नवाज से। समीन बताइएगा। देखिए, कराची में गर्मी की शिद्दत मुसलसल बरकरार है। गुज़िश्ता 4 रोज़ से और आज 5वां रोज़ हो चुका है हीट वेव की ये लहर का दौरानिया आज भी जारी है। जिस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि दर्जा हरारत 41 डिग्री या उससे ज़्यादा हो सकता है, तो आज अब तक 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुँच चुका है, जो मज़ीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस वक्त हम साहिल समंदर पर मौजूद हैं, जहाँ पर गर्मी से सताए हुए अवाम अब समंदर की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और मेरे साथ यहाँ एक फैमिली भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जानना चाहेंगे कि गर्मी से घबरा कर आप लोग समंदर की तरफ आए हैं, तो गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी महसूस हुई? बहुत ज़्यादा महसूस हुई है और मेरा सब लोगों से यही मशवरा है, एडवाइस मैं यही दूंगा कि साल में एक दफ़ा आप अपनी फैमिली के साथ कराची में इस जगह पे आएँ। एक तो आपका माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा, दूसरा ये कि हम पूरा साल काम में बिजी, एक हम गधे बन चुके हुए हैं, कोई तफरीह नहीं है। मैं इतना मेंटली तौर पर डिस्टर्ब था बहुत ज़्यादा, लेकिन इस लोकेशन को देख के मैं आपको यही कहूँगा कि इस टाइम मुझे ये लग रहा है कि मैं यूरोप में हूँ। बिल्कुल जी, मौसम की सूरत हाल के हवाले से समंदर का रुख करते नजर आ रहे हैं। कुछ खवातीन भी मेरे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको? गर्मी कुछ बेहतर महसूस हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, इस वजह से समंदर की तरफ आए हैं ताकि हमें अच्छा महसूस हो सके, वरना कराची में तो हद से ज़्यादा गर्मी हो गई है। हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है और मेरे कैमरामैन शौकत अली अगर आपको दिखा सके तो मेरे इर्द गिर्द तकरीबन एक बड़ी तादाद है, न सिर्फ कराची वालों की बल्कि दीगर शहरों से आए हुए लोग भी एक बड़ी तादाद में समंदर किनारे आकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि कराची में जिस तरह से हीट वेव के दौरान गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो शहरी अपने घरों से घबरा कर अब समंदर का रुख करते नजर आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि चूंकि दिन के औकात में गर्मी ज़्यादा होती है, लिहाजा समंदर किनारे बैठकर उनको थोड़ा सा तपिश का एहसास कम होता है और इस वक्त पानी भी थोड़ा सा ठंडा है, लिहाजा ठंडे पानी के मजे भी लेते नजर आ रहे हैं। ये बच्चे अपने वालिदैन के साथ, मेरे कैमरामैन शौकत आपको दिखाएं तो पानी में डुबकियां लगाते नजर आ रहे हैं। कुछ खवातीन और हजरात भी पानी में खड़े हुए हैं और वो पानी में सिर्फ इसी वजह से खड़े हुए हैं ताकि जो इस वक्त 37 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी है उसको कम से कम महसूस किया जा पानी से तो मजा ले रहे हैं, हवाओं से भी कोशिश की जा रही है कि गर्मी की शिद्दत में उनको कमी महसूस हो, लेकिन क्या इधर साहिल समंदर पर कोई स्टॉल्स मौजूद है जैसे किसी ठंडे मशरूबात के या कोई ठंडे गोले वगैरह यहाँ पर मिल रहे हैं जिससे शहरी लुत्फ हो सके? जी बिल्कुल, फूड स्टॉल्स हर जगह होते हैं और जब सी व्यू पर हम देख रहे हैं कि पब्लिक एक बहुत बड़ी तादाद में गर्मी की वजह से आई है, तो यहाँ पर ना सिर्फ ये कि ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं बल्कि गोलगप्पे वाले भी खड़े हैं, चना चाट वाले भी खड़े हुए हैं, लीमू पानी के भी लोग कुछ मशरूबात लेकर यहाँ पे खड़े हुए हैं, आइसक्रीम वाले मौजूद हैं, कुल्फ़ी वाले मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों का दिल बहलाने का तमाम तर सामान हमें तकरीबन नज़र आ रहा है। कुछ यहाँ पर ऊँट की सवारी करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ घोड़ों की सवारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो सी व्यू पे गाड़ियाँ चलती हैं, बच्चे बिलखुसूस उसमें बैठ कर खासा महसूस होते हैं और गर्मी को कम करने के लिए या उसकी शिद्दत को कम महसूस करने के लिए ये बताएगा कि जिस तरह आपने बताया कि हीट वेव भी जो है वो शिद्दत अख्तियार कराची में, तो हीट वेव के पेश नज़र इस महकमा मौसम ने इस बात की कोई पेशगोई की है कि इससे कराची वालों में कोई खुदा न खास्ता कोई इससे बीमारी फैल सकती है या हीट वेव की वजह से कोई फैटल जो चीज़ें हैं वो रूनुमा हो सकती हैं हीट वेव की वजह से?
जी बिल्कुल, चूंकि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है लिहाजा ये ज़रूर हिदायत जारी की गई हैं, न सिर्फ महकमा मौसमियात की तरफ से बल्कि माहिरीन सेहत की तरफ से भी, कि धूप के औकात में धूप के नीचे कम से कम वक्त गुजारें गर्मी के औकात में, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ठंडे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी के छींटे मुँह पर मारते रहें, क्योंकि हवाएँ भी बिल्कुल खुश्क हैं और इस वक्त हवा में नमी का तनासुब भी खासा हद तक हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है, जो दिन के औकात में 3 बजे तक मज़ीद कम हो जाएगा। लिहाजा खुश्की से बचने के लिए, खुश्क हवाओं के असरात से बचने के लिए पानी का और मशरूबात का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की गई हैं। और चूंकि इस वक्त समंदरी हवाएं मअतल हैं, लिहाजा हवा में नमी का तनासुब जो है वो जब तक बहाल नहीं होगा, जब तक समंदरी हवाएं मअतल रहेंगी। शाम के औकात में ये कहा जा रहा है, मौसमियात की तरफ से, महकमा मौसमियात ने ये प्रिडिक्शन की है कि समंदरी हवाएं बहाल हो सकती हैं, और कल और परसों आज की निस्बत थोड़ा सा कम दर्जा हरारत होगा, थोड़ा गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 37 या 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गर्मी शहरी जो है वो महसूस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 36 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी महसूस करेंगे शहरी। समी नवाज, आपका बहुत शुक्रिया। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक पाबंदी के बावजूद दूसरे रोज़ भी जारी है, ज़ायरीन की आमद भी जारी है। कुछ देर बाद मरकजी इमाम बारगाह से मातमी जुलूस बरामद होगा। सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि हजरत लाल शहबाज कलंदर का उर्स मुबारक पाबंदी के बावजूद दूसरे रोज़ भी जारी है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा 24 न्यूज़ अब्दुल खालिक मुगीरी। अब्दुल खालिक, बताइएगा उर्स का जो दूसरा रोज़ है और ज़ायरीन की आमद भी जारी है। बिल्कुल, हज़रत लाल शहबाज कलंदर की 769 उर्स मुबारक की तकरीबात का आज दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ भी जो है ज़ायरीन की जो तादाद है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। क्योंकि मैं इस वक्त जो हज़रत लाल शहबाज कलंदर मज़ार के अहाते पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त गर्मी की शिद्दत इजाफा हो गया है, क्योंकि जो सूरज है वो सवा नेज़े पर आ गया है। दर्जा हरारत तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया, लेकिन जो जोश और जज्बे के साथ जो ज़ायरीन है इस वक्त इस धूप में भी वो इसी महज के आगे है कि क्योंकि उनके साल में एक बार मौका मिलता है हज़रत लाल शहबाज कलंदर की उर्स मुबारक मौके जो अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और जिनकी मन्नतें होती हैं और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो सरकारी सतह पर जो तकरीबात है वो मुअत्तल है। मज़ार के जो गेट्स हैं वो बंद किए गए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोरोना SOP की वजह से जो है तमाम तर सिंध समेत जो दरगाह जो मज़ारात है वो बंद है। इसी वजह से जो यहाँ पर जो लोग हैं वो कल से यहाँ पर जो लोगों की हुजूम है न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान भर से जो आने वाले जो ज़ायरीन है जो अकीदत और एहतराम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इस इंतज़ार के साथ के साल में जो एक बार मौका मिलता है वो यहाँ पर आए। इसके बाद जो लोग जो है अपनी तरफ से यहाँ पर धमाल लगा रहे हैं। धमाल के साथ साथ जो है सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स के जवान मुकर्रर हैं, जबकि मरकजी इमाम बारगाह से मातमी जुलूस बरामद हो चुका है, जो अपनी जो मुख्तलिफ रास्तों से और रूट से जो है गुजर कर यहाँ पर जो है हज़रत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार पर यहाँ पर पहुँचेगी। शाम तक जो है आज़ादारी का सिलसिला जारी रहेगा। और इस वक्त जो लोग हैं वो इस तजस्सुस और इस मकाम पर यहाँ पर हज़रत कलंदर लाल शहबाज पर इस वक्त न सिर्फ यहाँ पर सिंध बल्कि पाकिस्तान की जो ज़ायरीन है वो हज़रत कलंदर लाल शहबाज की जो सरजमीन है वो रंगों से रंग गया है। लोग यहाँ पर धमाल लगा रहे हैं और अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ पर जमा है कि ताकि जो ये मौका है हुकूमत की जानिब से उन्होंने यही मुतालबा किया है कि जो मज़ारात के जो गेट खोले जाए ताकि हम अपनी मन्नतें पूरी कर सके और जो यहाँ से दूर दराज से अपने किराया। ठीक है अब्दुल खालिक, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने माह रमज़ान के चांद का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी का ट्वीट पैगाम में कहना है कि माह रमज़ान का चांद 13 अप्रैल की शाम वाज़े देखा जा सकेगा। पहला रोज़ा 14 अप्रैल को होगा। फवाद चौधरी ने पहले ट्वीट में गलती भी कर दी, 14 अप्रैल की जगह 14 रमज़ान को पहला रोज़ा बना दिया। ये तमाम तर सूरत हाल है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने माह रमज़ान के चांद का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी का ट्वीट पैगाम में कहना है कि माह रमज़ान का चांद 13 अप्रैल की शाम वाज़े देखा जा सकेगा। इस मामले में हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से सबा बजीर ने। सबा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से आज ट्वीट जो है वो की गई है, जिसमें रमज़ान का चांद जो है वो 13 अप्रैल की शाम को देखने के हवाले से कहा गया है, जबकि रमज़ान का जो पहला रोज़ा है वो इंशाल्लाह 14 अप्रैल को होगा। इस ट्वीट में कहा गया है कि चांद इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ट्वीट के मुताबिक रमज़ान का जो पहला रोज़ा है वो 14 अप्रैल को होगा। जी ठीक है, सब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, आपको इस हवाले से बताएं कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने
माह रमज़ान के चांद का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी का ट्वीट पैगाम में कहना है कि माह रमज़ान का चांद 13 अप्रैल की शाम वाज़े देखा जा सकेगा। पहला रोज़ा 14 अप्रैल को होगा, जबकि फवाद चौधरी ने पहले ट्वीट में गलती भी की। इस पर भी सबा वजीर से बात कर लेते हैं। सबा बताएगा कि पहले वफाकी वजीर साइंस टेक्नोलॉजी से गलती हो गई थी अपने ट्वीट में। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी अक्सर बेशतर जो हैं वो ट्वीट कर रहे होते हैं, लेकिन एक ट्वीट से इनकी गलती भी हो गई है, जिसमें रमज़ान के हवाले से उन्होंने गलत बताया था। लेकिन मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से आज जो ट्वीट की गई है उसमें पहला जो रोज़ा है वो 14 अप्रैल का बताया गया है, जबकि 13 अप्रैल की शाम को रमज़ान का चांद जो है वो देखा जा सकेगा। और ये चांद जो है इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची में वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा। और ये जो आज ट्वीट है वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल जो वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है सबा वजीर, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। मौसमियाती तब्दीली पर आलमी कॉन्फ्रेंस में ना बुलाए जाने पर वजीर आजम इमरान खान भी बोल पड़े। कहते हैं पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में मदऊ ना करने पर हैरत है। हुकूमत ने माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए पॉलिसीज मुरतब की। माहौलियाती पॉलिसीज आइंदा नस्लों को साफ सुथरा और सरसब्ज पाकिस्तान मुहैया करने के ऐन मुताबिक हैं। हमारे तजुर्बे से सीखने के ख्वाहिशमंद किसी भी मुल्क की मदद करने के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस 2021 और COP 26 के लिए तरजीहात बता दी गई हैं। अगर आलमी बरादरी माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने में संजीदा है तो फ़ायदा उठाए, ये कहा गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से। वफाकी वजीर असद उमर ने बरतानिया के पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने के फैसले पर सवाल उठा दिया। असद उमर का ट्वीट पैगाम में कहना था, ममालिक को अपने शहरियों की हिफाजत के लिए फैसले करने का इख्तियार है, लेकिन बरतानिया के फैसले एक जायज सवाल पैदा होता है, क्या ममालिक के फैसले साइंस की बुनियाद पर हैं या खारजा पॉलिसी पर। वफाकी वजीर असद उमर ने पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह का खत भी शेयर कर दिया। नाज शाह ने वजीर खारजा डोमिनिक रॉब को खत में पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट में शामिल करने पर सवाल उठाया। लिखा, पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने का फैसला सियासी है। भारत समेत कई ममालिक में कोरोना केसेस की शरह पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन इन ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कोरोना SOPs को नजरअंदाज करने लगे। शेर अब्दुल करीम के हुजरे पर सियासी रहनुमाओं ने SOPs हवा में उड़ा दिए। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ अजमत अली शाह से। अजमत, हुकूमत एक जानिब कोरोना SOPs की कैंपेन चला रही है, जबकि दूसरी जानिब खुद उसकी धज्जियां उड़ा रही है। जी बिल्कुल, आज और कल लेकिन जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, हुकूमती अराकीन हैं, उन्होंने जो SOPs हैं वो हवा में उड़ा दिए हैं और सूबाई वज़रा, मेंबरान असम्बली और सेनेटर जो है वो कोरोना SOPs भूल गए हैं। सूबाई वजीर तालीम शाहराम खान तरक्की के मुशीर अब्दुल करीम के हुजरे आमद, MPA मोहम्मद इब्न तरक्की, आकिबुल्लाह, रंगेज खान और सेनेटर लियाकत तरक्की भी हमारा मौजूद थे। वजीर समेत किसी MPA और सेनेटर ने SOPs का ख्याल नहीं रखा, मास्क इस्तेमाल नहीं किया, ना ही समाजी फासला रखा। नुमाइंदों ने हाथ मिलाने के साथ चले भी लगे और वजीर MPAs और सेनेटर फोटो सेशन में भी एक साथ खड़े रहे। ठीक है अजमत अली शाह, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी इदारा बराए सेहत में ही SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। NIH कोरोना टेस्टिंग काउंटर से ही वायरस फैलने का खदशा पैदा हो गया है। ख्वातीन और मर्दों के लिए NIH में सिर्फ एक ही काउंटर है और टेस्ट की जल्दी और मुनासिब फासला न होने से वायरस फैलने का खतरा पैदा हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ अवैस कियानी से। अवैस, क्या मामला हैं? NIH में जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो शहरियों के जो है जो टेस्ट में 200% इजाफा हुआ है। रोजाना की बुनियाद पर 7,000 प्लस यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो इंतजामिया की नाअहली है उस वजह से कोरोना फैलने का खदशात जो है वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि जितने भी शहरी वहाँ पर आ रहे हैं उनको SOPs की जो है वो खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। इंतजामिया कोई उनका जो है देखने वाला नहीं है और आवाम का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि वहाँ पर मर्द और खवातीन के लिए सिर्फ एक काउंटर बनाया गया है और घंटों घंटों लोगों को जो है वो इंतजार करना पड़ता है टेस्ट के लिए। NIH चूंकि मुफ्त टेस्ट की सहूलत दे रहा है, इस वजह से कौमी इदारा बराए सेहत इस वजह से वहाँ पर जो लोग हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इंतजामात ना होने की वजह से
कोरोना फैल रहा है। एक ही लाइन में जो सेहतमंद और जो मरीज हैं, जो इन्फेक्टेड हैं, वो एक ही लाइन में होते हैं और जिसकी वजह से आवाम जो है वहाँ पर जो आने वाले हैं वो काफ़ी परेशान है। और वो बता रहे हैं हमें वहाँ पर लोग कि यहाँ पर जो है कोरोना जो है वो बहुत फैलने का खर्चा है, मुनासिब जो कतारों में डिस्टेंस नहीं है और मास्क और जो दीगर जो मामलात हैं, जो SOPs हैं, उनकी वहाँ पर खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी हो रही है। लेकिन NIH इंतजामिया जो है वो इस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। 24 घंटों में मजीद 84 अफराद की जान ले चुका। एक दिन में मजीद 4723 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 9.41% हो। वायरस की तीसरी लहर खौफनाक सूरत अख्तियार कर गई। NCOC की ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना मजीद 84 अफराद की जान ले गया। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 50,186 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,723 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 6,82,888 तक पहुँच चुकी है। कोरोना से बच्चे भी तेजी से मुतासर हो रहे हैं। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 6,000 तक पहुंच गई। मुतासरा बच्चों की उम्रें 1 से 10 साल तक हैं। कोरोना से सिंध में मरीजों की तादाद 2,66,173, जबकि पंजाब में 2,28,356 हो गई। इस्लामाबाद में ये तादाद 60,197 तक पहुँच चुकी है। सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, और भी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीपेक के अंदर उसकी पहली जो इंडस्ट्री है वहां पर लगनी शुरू हो गई। ये पहली चाइनीज इन्वेस्टमेंट है सीपेक के तहत, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर आ रही है। कल उनका यहाँ पर शिप भी लगने वाला है, पहली उनकी मशीनरी आ गई है। रशकई चल रहा है, फैसलाबाद इकोनॉमिक जोन जो है उसका इफ्तिताह हो चुका है। ज़राअत के अंदर मंसूबे जो हैं वो फाइनलाइज हो रहे हैं इस JCC के अंदर, जिसके अभी बिल्कुल फाइनलाइज हो रहे हैं। अगले चंद मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते के अंदर वो फाइनलाइज हो जाएगा प्रोग्राम हमारा JCC का। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि न सिर्फ सीपेक चल रहा है बल्कि उसमें वसअत आ रही है और अब वो ज़्यादा अहम फेज शुरू हो रहा है सीपेक का इसके बनिस्बत जो दूसरा है, जो पहले फेज था। और आखिरी बात इसके अंदर मैं ये करूँगा, जो सबसे बड़ा एक जिसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल भी उठा था, वेस्टर्न अलाइनमेंट जिसको कहते हैं, जो मगरबी रास्ता था, जिसको अगर आपको याद हो तो बहुत कंट्रोवर्सी थी और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत इस बात के ऊपर एतराज़ भी उठाया गया था। वो वेस्टर्न अलाइनमेंट पे तो काम असल में हुआ ही इस हुकूमत के आने के बाद है। वो तो पिछली हुकूमत के अंदर उसके अंदर से मुश्किल से कोई काम हुआ था। कराची के लिए 1100 अरब रुपए पैकेज का अनाउंस हुआ था, तो कराची वालों के लिए बहुत सारे मंसूबे K4 वो रुक गया था, उसके ऊपर क्या पेशरफ्त हो रही है? बाकी ग्रीन लाइन की जो बात होगी बस की, वो सर्विस के लिए कराची वाले अभी तक इंतजार कर रहे हैं। और जो 1100 अरब के मेजर पैकेज है उसमें वफाकी हुकूमत कितने पैसे अगले 3 साल में लगाने जा रही है? देखिए, उसमें 1100 अरब में से कुछ 630 अरब के करीब जो है वो वफाक की जिम्मेदारी थी। 5 बड़े मंसूबे हैं उसके अंदर। ग्रीन लाइन जिसका आपने जिक्र किया, ग्रीन लाइन इंशाअल्लाह ताला जो पूरी हमारी कोशिश है कि अगस्त के महीने में ग्रीन लाइन शुरू हो जाए। कराची में पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा जो है ग्राउंड पे आ जाएगा और कराची वाले उस पर सफ़र शुरू कर देंगे। दूसरा मंसूबा जो है, जो सबसे जिसकी वजह से ये सारी बातचीत शुरू हुई थी, वो जो बरसाती नालों का मसला है। तो महमूदाबाद, गुज्जर और औरंगी 3 नाले जो हैं, बड़े नाले जो हैं, इनकी जिम्मेदारी वफाक ने ली थी। महमूदाबाद के अंदर कॉम्पनसेशन दे के वो घर जो हैं, जो इंक्रोचमेंट हुई थी, वो भी हटाए जा चुके हैं, उनको मुआवजा भी दिया जा चुका है और फिजिकल वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। इसी तरीके से गुज्जर और औरंगी के अंदर काम शुरू हो रहा है। उसमें बीच में कुछ कोर्ट का एक सवाल आया है, उसको हम डील कर लेंगे और इंशाअल्लाह ताला यही ऑब्जेक्टिव है उसका कि वो भी जुलाई अगस्त तक जो है ये काम मुकम्मल कर लिया जाए। तो 2 तो ये मंसूबे हो गए। अगले 2 मंसूबे जो हैं वो रेलवेज़ की जिम्मेदारी है। एक कराची फ्रेट कॉरिडोर है। आपको पता है कि 2 मसाइल हमें हो रहे हैं। एक तो पोर्ट के ऊपर बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, डिमरेजेस देने पड़ते हैं हमारे जो कारोबार करते हैं, जो इंपोर्ट्स करते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए। और दूसरा, शहर के अंदर से एक बहुत बड़ी जो फ्रेट की ट्रैफिक जाती है, कंटेनर्स जाते हैं, इन दोनों प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक पैरेलल लाइन डाली जा रही है। कराची पोर्ट से वो पिपरी तक जाएगी। उसके ऊपर कंसल्टेंट अवार्ड हो गया था, डिज़ाइन का काम शुरू हो चुका है और इस वक्त इनिशियल सॉफ्ट मार्केटिंग का काम जो है उसको शुरू करने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी साल के अंदर उस मंसूबे के ऊपर बिडिंग भी हो जाएगी। बल्कि मैं तो कराची के बिजनेसमैन से बोलूँगा, ख़ास तौर पे, दुनिया के बिजनेसमैन सभी कर सकते हैं लेकिन ख़ास तौर पे कराची के बिजनेसमैन से कहूँगा कि उसके अंदर ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि ये BOT की बुनियाद के ऊपर किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर चलाएगा इसको, रेलवेज़ नहीं।
और दूसरा मंसूबा जो है वो तो खैर हम जो कराची में रहते रहे हैं वो पिछले 30 साल से उसकी बात सुनते रहे। कराची सर्कुलर रेलवे कभी ज़्यादा काम हो जाता है, कभी कम हो जाता है। वो मंसूबा जो है उसका भी कंसल्टेंट अवार्ड हो गया है, डिज़ाइन बन गया है और तेज़ी से उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसी साल के अंदर उसके ऊपर भी बिडिंग होगी और फाइनली ये 30 साल से जिस मंसूबे की हम बातें सुनते थे वो इस साल जो है उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ये भी BOT में करना है, ये भी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से करना है। आखिरी मंसूबा जैसे आपने कहा K4 था, K4 के ऊपर जो है वो एक्सचेंज जो हो चुका है, सिंध हुकूमत के पास था, सही आप कह रहे हैं, वो रुक चुका था, प्रोजेक्ट 2-3 साल से रुका हुआ था। वापडा के पास वो जिम्मेदारी दी गई है, वापडा उसकी री इंजीनियरिंग के काम इस वक्त कर रहा है और उस मंसूबे के ऊपर उम्मीद है कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर के अंदर काम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो वफाक ने लिए थे सवाई बरसाती नालों के, बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे वो बड़े नौयत के प्रोजेक्ट थे। तो जाहिर है उसमें पहले डिज़ाइन का काम होता है, फिर बिडिंग होती है, अवार्ड होता है, तो शुरू के अंदर आपको फिजिकल काम नज़र नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक आपको ये तमाम मंसूबे जो हैं वो चलते हुए नजर आएंगे। सर, आपकी गवर्नमेंट रेट के बारे में बात करती है, एक्सपोर्ट के बारे में बात करती है, लेकिन प्राइसेस जो है वो हर रोज नए होते हैं। आपके कॉटन यार्न का मसला है, वीट का मसला रहा, शुगर का मसला आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो प्लानिंग कहाँ है गवर्नमेंट की? क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? अभी एक डिसीजन आया इंडिया से इंपोर्ट का, वो भी आपने जो है उसको नजरअंदाज कर दिया, तो आपके पास पॉलिसी क्या है? किस तरह से लोगों की जो जरूरत है वो पूरी की जाएगी, जो इंडस्ट्रीज की जरूरत है वो कैसे पूरी होंगी, जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं वो कैसे अचीव करेंगे जब आपके पास प्लानिंग नहीं होगी? अच्छा, चलें प्लानिंग को और देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट की हम सिर्फ बातें करते हैं, ये कुछ होता भी है। पिछले शायद 10 या 11 साल के बाद पहली दफ़ा है कि 6 महीने लगातार $2 अरब माहाना से ज़्यादा की एक्सपोर्ट हुई है। ये बातें नहीं है, ये डॉलर हैं जो मुल्क के अंदर आए हैं, सरकार ने नहीं कमाए, पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने कमाए हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर ने कमाए हैं। तो वो तो एक ऐसी इंडस्ट्री, एक पाकिस्तान की, मैं कहूँगा कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं चला सकेंगे तो आप मुल्क को आगे लेकर नहीं चल सकते। एशिया के अंदर तमाम वो ममालिक जिन्होंने तेज़ी से तरक्की की है उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा किया है और ये ऐसी चीज़ थी जहाँ 5 साल बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो उससे एक्सपोर्ट्स कम थी जो उससे 5 साल पहले थी। यहाँ पर आपको बढ़ती हुई सामने ऑलरेडी नज़र आ रही हैं, तो ये अब कयास आराई नहीं है, ये तो हो चुका है। जो आपने उसके अलावा प्लानिंग की बात की, फैसिलिटेशन के लिए कराची की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूं, बहुत बड़ा मसला जो है वो बिजली का मसला है। बिजली के मसले के ऊपर पिछली गर्मियों के अंदर मैंने आके कराची के अंदर ऐलान किया था कि हम अगली गर्मियों से पहले कम से कम जो है 900 मेगावाट इजाफी बिजली सप्लाई करेंगे कराची को, जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो यहीं पे के इलेक्ट्रिक का नया प्रोजेक्ट लगना था और कुछ जो है बाकी पाकिस्तान से कनेक्ट करके हमने NTDC के सिस्टम से बिजली सप्लाई करनी थी। तो आप, मुझे खुशी है इस बात की कि आप इंशाल्लाह ताला 900 नहीं 1000 मेगावाट से ज़्यादा सिस्टम के अंदर होंगे। 450 मेगावाट का यूनिट के इलेक्ट्रिक का ऑन स्ट्रीम आ रहा है, इंशाल्लाह मई के महीने में आ जाएगा और 600 मेगावाट से ज़्यादा हम NTDC के अंदर से कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं आने के लिए। तो ये मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो या हो गई हैं या अगले महीने के अंदर आपको नजर आ जाएंगी। फ्यूचर के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर कराची की निस्बत से 2100 मेगावाट का 3 साल के अंदर हम बिजली की सप्लाई का इजाफा करने जा रहे हैं। 2750 से ज़्यादा सस्टेन नहीं हो रहा था पिछले साल, वहाँ से हम इसको तकरीबन 5000 पे ले जाने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसी तरीके से आप इंडस्ट्री बड़ी सनतों को देखें, इस वक्त बड़ी सनतों के अंदर जो इजाफा हो रहा है हमारा पिछले साल की निस्बत, वो डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है। किसी महीने में 12% ज़्यादा, किसी महीने में 13% ज़्यादा, हालांकि बड़ी सनतों के इजाफा स्लो हुआ था। सीमेंट के रिकॉर्ड डिस्पैच हो रहे हैं, अपनी गाड़ियों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है। बिजली के लिए हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें सारी इंडस्ट्री को, जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको 12 रुपये 96 पैसे यूनिट और जो छोटी इंडस्ट्री है उसको 8 रुपये यूनिट बिजली दी गई थी। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले माह के अंदर जो कंजम्पशन हुई है, बिजली की खपत हुई है, वो 15% ज़्यादा थी बनस्बत उसी महीने के पिछले साल के। सो वो जाहिर है इंडस्ट्री चल रही है, बढ़ रही है, इसलिए आपको ये नज़र आ रहा है। एक्सपोर्ट भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अभी और बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि वो सब बेहतरी जो करनी है उसके लिए हुकूमत सिर्फ एक फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर सकती है। सेंटर फॉरवर्ड तो ये लोग हैं, ये मुझे कह रहे थे सेंटर फॉरवर्ड, असल सेंटर फॉरवर्ड तो ये लोग, पाकिस्तान की मईशत के सेंटर फॉरवर्ड तो यहाँ बैठे हैं इस टेबल के पास। मैं कॉटनी एक्ट शुगर मैं आपको बता देता हूँ। वज़ीर आज़म
साहब ने इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह फैसला कर लिया है। देखिए, जो हमारा मसला है ये ट्रेड का इंडिया के वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। नाज़रीन, आपको बताएं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी ज़मीन पर एक बार फिर मुबैना कब्जे की कोशिश। कराची एयरपोर्ट के बाहर मौजूद अराजी पर कब्जा माफिया की जानिब से दीवार तामीर करने की कोशिश की गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी हुकाम मौके पर पहुंच गए। कब्जा माफिया और सरकारी हुकाम आमने सामने आ गए। इस वक्त समर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। समर अब्बास, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये कराची एयरपोर्ट के बाहर जो मौजूद कता है अराजी पर कब्जा माफिया की जानिब से जो है दीवार तामीर करने के बाद जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो हुकाम है वो मौके पर पहुंच गए। इनमें डिप्टी डीजी आमिर महबूब है। इनका कहना है कि कमिश्नर कराची की जानिब से भी दोनों फरीकीन को मीटिंग के लिए तलब किया गया था, लेकिन जो है मीटिंग से कबल ही अराजी पर कब्जे की कोशिश की गई है। और ये सिविल एविएशन अथॉरिटी की करोड़ों रुपए की मालियत की सरकारी जमीन है, जिस पर ये दोबारा जो है एक बार फिर मुबैना कब्जे की कोशिश की गई। इस वक्त सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो अफसरान है वो जाए वक़्वा पे मौजूद है। पुलिस की नफरी को तलब किया गया है ताकि ये फौरी तौर पर कब्जे को रुकवाया जा सके। जी समर, ये ठीक है समर, आपने हमें तफसील नगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी ज़मीन पर एक बार फिर मुबैना कब्जे की कोशिश। कराची एयरपोर्ट के बाहर मौजूद अराजी पर कब्जा माफी की जानिब से दीवार तामीर करने की कोशिश की गई। बंद कर दो उसको अगर वो। एक ब्रेक के बाद जानिए हेडलाइंस।